हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक टॉपिक जो है पुनर्जागरण रेनेसा वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास जो वहाँ से शुरू होता है। ठीक है, जो पहला टॉपिक है वो है आपका पुनर्जागरण। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो आपको यहीं से स्टार्ट करना होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस देखना है। सिलेबस देखोगे स्टार्टिंग आपकी रेनेसास से ही है। रेनेसास का पहला टॉपिक है, जो मैंने दृष्टि के नोट्स मंगाए हैं ना विश्व इतिहास के, फर्स्ट टॉपिक उसमें पुनर्जागरण ही है। थोड़ी उसमें लैंग्वेज मुझे कहीं कहीं पर डिफिकल्ट लगी है। ठीक है, तो मैंने अपने हिसाब से वहाँ से भी लेके और कुछ जगह जगह से मतलब बुक्स वगैरह से लेके तो मैंने ये रेनेसा के नोट तैयार किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नोट्स तैयार करने के बाद ये टॉपिक मुझे लर्न करना है एंड इसकी थोड़ी सी लिख के देखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं, तो ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एक एक टॉपिक इस तरह ही हम वर्ल्ड हिस्ट्री का कंप्लीट करते चलेंगे और ये मेंस के लिए है। प्री में क्वेश्चन बन जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन ये क्या है, मेंस के लिए है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट हम करते हैं। तो टॉपिक हमारा जैसे मैंने बताया पुनर्जागरण है, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेनेसा। अब इस वर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पुनर्जागरण नाम से पता चला है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, दोबारा जन्म हो रहा है, किस चीज का, वो हो रहा है मानवीय विचारों का। तो पुनर्जागरण का मतलब क्या था कि पुनर्जन्म, जिसमें पुनर्जन्म किसका हुआ था, मानवीय विचारों का हुआ था। मानवीय विचार मतलब कैसे, मानवीय विचार का मतलब है मानवीय जीवन में रुचि, मानव जीवन को महत्व, मानव का आदर, मनुष्य की समस्याओं का समाधान, इन सब मानवीय विचारों का क्या हो रहा था, जन्म हो रहा था, दोबारा जन्म हो रहा था। दोबारा जन्म हो रहा था तो मतलब पहले भी कहीं ना कहीं था। तो पहले मतलब कहाँ था, जो विचार 5वीं सदी के पहले थे उसी तरह के विचार फिर से आ रहे थे, उनका जन्म हो रहा था। अब जो ये पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई है, वो फ्रेंच भाषा से हुई है। पुनर्जागरण शब्द का अर्थ होता है फिर से जागना, दोबारा जाग मतलब पुनर्जन्म, फिर से जागना। 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच यूरोप में जो बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन हुआ उसी को हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। कब हुआ था, 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ था यूरोप में। ठीक है, पुनर्जागरण यूरोप के इटली में हुआ था। ठीक है, और यह वह स्थिति है जब विभिन्न यूरोपीय देशों ने एक लंबी अवधि के उपरांत मध्यकाल के अंधकार युग को त्याग कर आधुनिक युग में दस्तक दी थी। ये अंधकार युग हम अभी आगे देखेंगे कैसा है। ठीक है, और क्या है, किसे कहते हैं अंधकार युग। पुनर्जागरण एक बौद्धिक आंदोलन था और जिसकी शुरुआत यूरोप के प्रमुख देश इटली से हुई थी। कहाँ से हुई थी, यूरोप का एक देश था इटली, वहां से हुई थी पुनर्जागरण की शुरुआत। 14वीं शताब्दी में मतलब हुई थी। ठीक है, इटली में हुई थी, यूरोप का देश था इटली। 16वीं शताब्दी तक इसका प्रसार जो है विभिन्न यूरोपीय देशों, यूरोप देश जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, इनमें भी होने लगा। अब पुनर्जागरण जो रेनेसां थे इसके दो आयाम थे, कौन कौन से थे, एक तो दुनिया की खोज और एक मानव की खोज। दुनिया की खोज से मतलब क्या है कि यहाँ उन नवीन भौगोलिक खोजों से है जिसके द्वारा अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई। और जो मानव की खोज है इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर जो मध्यकालीन पॉपशाही और चर्च के चुंगल में जकड़ी मानव सृष्टि थी उसमें स्वतंत्र चिंतन शैली के विकास को अभिव्यक्त करती है। उपयुक्त सभी प्रवृत्तियों के अनुसार कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण एक ऐसा बौद्धिक और उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप से प्रेरणा लेकर नए यूरोप का निर्माण किया जा रहा था और तार्किक, आलोचनात्मक, अन्वेषणात्मक प्रवृत्तियां जन्म ले रही थी। आगे देखते हैं, परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ और जिससे क्या हुआ, मानव जीवन के विभिन्न पक्ष का उन्नयन हुआ जो उस युग की कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान आदि क्षेत्र में प्रकट हुए। पुनर्जागरण के विभिन्न पहलुओं में तार्किकता, मानवतावादी जो मेन था, मानवतावादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रगति आदि का विशेष महत्व है। इससे समस्त यूरोप में सामंतवाद के खंडों पर आधुनिकता का आविर्भाव हुआ। ये क्या था, ये हमने पुनर्जागरण के बारे में जाना कि रेनेसा है क्या। अब एक वर्ड आया था अंधकार युग। ठीक है, उसको हम जान लेते हैं अंधकार युग है क्या। तो 30वीं शताब्दी ईस्वी में, मतलब जब तक पुनर्जागरण नहीं आया था, प्रसिद्ध रोमन साम्राज्य, जो रोमन साम्राज्य था उसका विभाजन हुआ था। किसमें हुआ था, एक तो पूर्वी और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में। जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी थी कुस्तुनतुनिया। याद रखना है, पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया और जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी रोम थी। अब जब जर्मन के जो आक्रमणकारी थे उन्होंने क्या किया, पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था उस पर आक्रमण किया। तो जर्मन आक्रमणकारियों से त्रस्त पूर्वी रोमन साम्राज्य का 5वीं शताब्दी में क्या हो गया, अवसान हो गया। और यही वह समय था जब यूरोप में मध्यकाल की शुरुआत हुई तथा सामंतवादी प्रवृत्ति विकसित होनी शुरू हो गई। मध्यकाल में जो मुख्य मापदंड थे वो क्या थे कि राजनीतिक सत्ता के रूप में थी, राजतंत्र का पतन हो चुका था, सामंतवाद का उद्भव और विकास, व्यापार वाणिज्य का भी पतन, और इसे ही अंधकार युग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने पढ़ लिया रेनेसा के बारे में सब कुछ। अब रेनेसा जो हुआ उसके कारण क्या थे, रेनेसा क्यों आया। तो
तो कारण है उसके धार्मिक युद्ध की वजह से। मंगोल शासक थे कुबलाई खान, उसका योगदान है इसमें कि वो आया। सामंतवाद का पतन, राज्य के संरक्षण, 1553 में कुस्तुनतुनिया का पतन, जो क्या थी, जो पूर्वी जो रोमन साम्राज्य था उसकी राजधानी थी, जो उसका क्या हो गया, पतन हो गया। प्रेस का आविष्कार, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि हमें रेनेसां को डिटेल में पढ़ना है और आपको नोट्स बनाते चलने हैं। तो पहला कारण क्या है, धार्मिक युद्ध। 11वीं शताब्दी के अंतिम दशक से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच ईसाई और तुर्कों के बीच क्या होते हैं, कई युद्ध होते हैं। इन युद्धों को धर्म युद्ध की संज्ञा दी गई है क्योंकि धर्म के ऊपर हुआ था। धर्म के ऊपर कैसे, क्योंकि यह युद्ध मुख्यतः जो है जेरूसलम को लेकर हुआ था। और जेरूसलम क्या था, यह ईसाइयों का पवित्र तीर्थ स्थान था। इसी को लेकर ईसाई और मुसलमान, मुसलमान कौन से, सेल्जक तुर्क के, जिसको उस्मानी तुर्क भी कहा गया है, उनके बीच में युद्ध था। और इन युद्धों में 15वीं शताब्दी के बीच 1453 में कुस्तुनतुनिया का युद्ध हुआ। इस युद्ध में जो उस्मानी तुर्कों ने वॉन्चेटाइन साम्राज्य की राजधानी, मतलब रोमन साम्राज्य की राजधानी जो थी कुस्तुनतुनिया, जो पूर्वी रोमन साम्राज्य थी, उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। वहाँ पे क्या हो गया, अब रोमन साम्राज्य का सूर्य अस्त हो चुका था। यहाँ से जो जहाँ पे विद्वान थे और जो पादरी थे वो भागकर अपने अपने ज्ञान के भंडार और पांडुलिपियाँ लेकर यूरोप के विभिन्न देशों में पहुँचे। इससे यूरोप को अपने प्राचीन उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त हुई और इससे क्या मिला, इससे जो रेनेसां को भी बल मिला काफ़ी। कुस्तुनतुनिया यूरोप को एशिया से एक व्यापारिक कड़ी के रूप में जोड़ता था। अब कुस्तुनतुनिया पर तो अधिकार किसका हो गया, इस पर तो जो है अधिकार कर लिया था उस्मानी तुर्कों ने, ठीक है। तो क्या हो गया, जब इसका पतन हुआ तो यूरोपियों का एशिया से संपर्क समाप्त हो गया क्योंकि वो रास्ता इन्होंने मना कर दिया तुर्कों ने कि यहाँ से व्यापार नहीं होगा, यहाँ से आप नहीं जा सकते। तुर्कों ने इस मार्ग से होकर यूरोपियों के एशिया जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। फलतः क्या हुआ, यूरोपियों ने नवीनतम वैकल्पिक मार्ग की खोज शुरू की। अनेक व्यापारिक मार्गों की खोज हुई और इन खोजों ने संसार के प्रति यूरोपियों की समझ और मानसिक ज्ञान को बढ़ाया, जहाँ से यूरोप में पुनर्जागरण की भावना का विस्तार हुआ। तो धार्मिक युद्ध हुआ, उसकी वजह से ही पुनर्जागरण की भावना का विस्तार हुआ यूरोप में। नेक्स्ट देखते हैं, जब पुनर्जागरण के कारण वैज्ञानिक खोजों के युग की शुरुआत हुई, जिसमें उत्तरमाशा अंतरिक्ष, जिसको कैप ऑफ गुड होप कहते हैं, तो उसकी खोज बार्थोलोमेव डियाज ने की थी 1488 में। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। इन सब की खोजों की शुरुआत होने लगी थी जब ये रास्ता ढूंढने लगे थे। भारत की समुद्री खोज हुई थी, वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की खोज कैप्टन कुक ने की थी, ठीक है। अब जो दूसरा कारण है रेनेसां का, वो है कागज व मुद्रण यंत्र का योगदान, जो प्रेस का आविष्कार कहते हैं जिसे। 15वीं शताब्दी के बीच में जर्मनी के नागरिक जोहानेस गुटेनबर्ग ने टाइप मशीन का आविष्कार किया। इसी चरण में 1477 ईस्वी में इंग्लैंड के कैक्सटन महोदय ने छपाई मशीन का भी आविष्कार किया। कागज और मुद्रण के इस आविष्कार ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। इससे क्या हुआ, अब अत्यधिक और कम कीमत पर पुस्तकें छपने लगी। इससे यूरोप में ज्ञान, विज्ञान और कला का तीव्र विकास हुआ, जिससे पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला। इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि कागज और मुद्रण के यंत्रों ने पुनर्जागरण के आंदोलन में आग में घी डालने जैसा काम किया। अब नेक्स्ट कारण क्या जाता है, राज्य के संरक्षण। यूरोप के अनेक देशों के शासकों ने अपने दरबार में साहित्यकारों, कलाकारों को क्या दिया, संरक्षण दिया। इस संरक्षण में जो फ्रांस का राजा था फ्रांसिस प्रथम, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, इटली का मेडिची परिवार, डेनमार्क का क्रिश्चियन इत्यादि ने इसमें प्रमुख योगदान दिया है, पूछा जाता है ये। इससे क्षेत्र को बढ़ावा मिला और जिससे साहित्य, विज्ञान और कला के संरक्षण ने पुनर्जागरण की स्थिति का निर्माण किया। सामंतवाद का पतन एक मेन कारण था इसमें कि सामंतवाद पूर्व मध्यकाल की एक सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक धारणा है। इसके विकास के पीछे भूमि अनुदान की प्रक्रिया थी। यूरोपीय सामंतवाद काफ़ी संगठनात्मक था। इसमें सैनिक तत्व, किसानों की दयनीय स्थिति भी मुख्य रूप से विद्यमान थी। 14वीं और 15वीं के अंत में 16वीं शताब्दी में यूरोप में सामंतवाद का क्या हो गया, पतन हो गया। सामंतवाद के इस पतन से यूरोप में शांत और स्वतंत्र वातावरण का विकास हुआ। इससे यूरोप के क्षेत्र में साहित्य, विज्ञान और कला का विकास, इन सब के विकास ने पुनर्जागरण को बल दिया। तो सामंतवाद का पतन भी इसका एक मेन कारण था और इसके पीछे क्या थी, भूमि अनुदान की प्रक्रिया थी। आ जाता है मानवतावादी विचारों का प्रभाव। पुनर्जागरण का केंद्र बिंदु जो था वो मानवतावादी था। इस विचारधारा के तहत मानव गरिमा, सुख, सौंदर्य और मानव की शक्ति और क्षमता पर बल दिया गया था। इससे यूरोप में नवीन विचार, रुचियों और विभिन्न प्रकार की खोजों को बढ़ावा मिला, जिससे पुनर्जागरण की स्थिति का निर्माण हुआ। तो इस सब क्या एक कारण है। मंगोल साम्राज्य का उदय। मध्य एशिया में विशाल मंगोल साम्राज्य के उदय से भी पुनर्जागरण का उदय हुआ। चंगेज खान की जब मृत्यु हो गई उसके बाद इस साम्राज्य का नेतृत्व था वो किसने किया, कुबलाई खान ने किया और इसने मंगोल साम्राज्य को बहुत ही विशाल और शक्तिशाली बना दिया। इसके साम्राज्य में हंगरी, पोलैंड व रूस का क्षेत्र भी शामिल था। कुबलाई खान ने अपनी सभा में पोप केतुतो, भारत के बौद्ध भिक्षु क्षेत्रों के ज्योतिषाचार्यों को भी शामिल किया।
इसी क्रम में जो एक वेनिस का यात्री था मार्को पोलो, ठीक है ना, वेनिस का यात्री मार्को पोलो भी 1272 ईस्वी में कुबलई खान के दरबार में आया था, जिसको यात्रियों का राजकुमार भी कहते हैं मार्को पोलो को। इसने अपनी यात्रा का विशद विवरण दिया, जो ये यात्रा करके आया था। इससे यूरोपीय जगत का पूर्व से वास्तविक संबंध स्थापित हुआ। लोगों को वहाँ को पता लगा कि कैसे कैसे होता है। फलस्वरूप पूर्व के ज्ञान, विज्ञान व अन्य वस्तु के आदान प्रदान का प्रभाव यूरोप के लोगों पर पड़ा और जिससे पुनर्जागरण की स्थिति बनी, क्योंकि मार्को पोलो ने सब कुछ बताया था कि उसने क्या क्या देखा है, कैसी कैसी स्थिति और परिस्थिति उसने देखी है। अब ये सब तो हमने देख लिया कारण। अब हम ये देखेंगे कि जो रेनेसा है, पुनर्जागरण, वो इटली में हुआ। तो इटली में ही क्यों शुरू हुआ और कहीं क्यों नहीं शुरू हुआ? तो सर्वप्रथम ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों प्रारंभ हुआ। तो सर्वप्रथम प्रकाश का पुंज इटली में उदित होता हुआ दिखाई पड़ा। उसके बाद उसका प्रकाश जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अन्य यूरोपीय देशों में भी विस्तारित होता चला गया। इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। इसके कारण भी निम्न, तो आपको हेडिंग में लिखना है। इटली का प्राचीन रोमन सभ्यता की जननी के रूप में। इटली में जो है पुनर्जागरण का उदय का महत्वपूर्ण कारण था कि प्राचीन रोमन सभ्यता का जन्मस्थल रही है, क्योंकि जो इटली है वो प्राचीन रोमन सभ्यता की क्या रही है, जन्म स्थल रही है। यहाँ के कलाकार, जिनमें क्या है दांते का नाम प्रमुख है, लिया जाता है कलाकार में। वे अन्य साहित्यकारों ने अपनी कला और साहित्य के माध्यम से प्राचीन रोमन सभ्यता की गौरव गाथा और इटली के बीच प्रसारित और प्रचित करने का काम किया है। फलस्वरूप इटली में पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि बनने लगी थी। मेन कारण क्या था, क्योंकि जो है इटली जो है प्राचीन रोमन सभ्यता की जन्म स्थली रही है। सेकंड रीज़न आ जाता है कि इटली में पोप का वास होना। इटली का जो रोम शहर है वो ईसाई जगत का केंद्र था, क्योंकि यहाँ पोप का वास स्थल था। पोप के दरबार में अनेक प्रकार के कलाकार, साहित्यकार और ज्ञान व विज्ञान की दुनिया से संबंधित लोग रहते थे। इससे यह क्षेत्र शैक्षणिक और अन्य रूपों में विशेष बना और यहाँ से पुनर्जागरण होने की स्थिति बनी। कुस्तुनतुनिया के पतन के पश्चात विद्वान और कलाकारों का इटली में प्रवेश लेना। कुस्तुनतुनिया क्या तब आधुनिक तुर्की था, क्योंकि तुर्की वालों ने इस पर क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। तो 1453 में कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया था, तो उसके पश्चात इस क्षेत्र के व्यापारी, कलाकार, विद्वानों ने सर्वप्रथम इटली में क्या लिया, आश्रय लिया और बाद में यहीं बस गए। ये भगोड़े लोग अपने साथ में प्राचीन यूनानी साहित्य के अनेक अनमोल पांडुलिपि लेते आए थे। इटली का उदारवादी समाज। पुनर्जागरण की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति इटली में होने का एक प्रमुख कारण यह है, माना जाता है कि यहाँ का समाज यूरोप के अन्य देशों के समाज से काफ़ी अलग रहा है। यहाँ के लोगों ने जो है राजनीतिक, सैनिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में अपना अधिकार कर रखा था, इसलिए यहाँ के नागरिक सामंती जीवन के प्रभाव में व्यापक रूप से नहीं आए और यहाँ के उदारवादी और स्वतंत्र विचारों की पृष्ठभूमि ने पुनर्जागरण का बीजारोपण किया। तो इटली का उदारवादी समाज भी एक मेन कारण है। इटली का समृद्धशाली होना, ठीक है। इटली एक भूमध्य सागरीय देश है, इसलिए विदेशी व्यापार का केंद्र है। मध्यकाल में अरबी व्यापारियों द्वारा लाया गया एशिया का सामान सर्वप्रथम इसी देश में जो है बिकता था, ठीक है। और इन व्यापारिक गतिविधियों के कारण इटली यूरोप का एक धनी और समृद्ध देश बन गया। इस व्यापारिक समृद्धि के कारण इटली में मध्यम वर्ग का उदय हुआ। मध्यम वर्ग का याद रखना है, और इस वर्ग ने इटली में पुनर्जागरण की भावना को बल प्रदान किया। तो जाता है कि सर्वप्रथम इटली में क्या होता है पुनर्जागरण, उसके कुछ कारण है। अब आ जाता है कि इस पुनर्जागरण के प्रभाव क्या क्या पड़े, ठीक है ना। तो थोड़ी सी काफ़ी वीडियो लेंथ हो जाएगी, क्योंकि काफ़ी पेज है, सब कुछ पुनर्जागरण के बारे में बताया गया है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण का क्या प्रभाव रहा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि पुनर्जागरण के क्या प्रभाव रहे। तो मैं स्टार्टिंग से वीडियो दिखा रही हूँ, आपको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना लेने हैं। अदरवाइज इस नोट्स की PDF आप मुझसे ले भी सकते हो टेलीग्राम पर, इंस्टा पर मैसेज करके, ठीक है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है और आपको एक एक टॉपिक क्लियर करना है, तभी हमारी तैयारी आगे को बढ़ सकेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर लिया। वर्ल्ड हिस्ट्री करा रही हूँ तो आपको नोट्स बनाते चलने हैं और साथ ही साथ आपको साइड बाय साइड NCERT करते चलना है। ये नहीं कि सिर्फ NCERT कर रहे हो। और लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि मेंस में आपको आंसर राइटिंग करनी होती है, ठीक है। जितना ही मैंने लिखा है ना, आप सोचो कि इतना लिख रखा है, लेकिन जब आप लिखने बैठोगे ना, इसमें से आधा ही रह जाएगा। मेन चीज़ ही आपको याद रहेगी। तो आपको नोट्स बनाते ही चलने हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। आप पूरे यूट्यूब में देख लोगे, आपको रेनेसा के ऊपर ऐसे नोट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है।
तो थोड़ा आपको भी मुझे सपोर्ट करना है, आपको वीडियो शेयर करनी है और आपको लाइक करनी है और कमेंट्स में तो आपको मुझे ज़रूर बताना है।